1 वर्ष बीत गया। एक अतिक्रमणकारी जनसमूह को इस राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ने मानवीय आधार पर सारी न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत भी यह कहकर बचाया था कि 7 दिनों में 50,000 लोगों को कैसे विस्थापित कर सकते हैं। इस न्यायिक दोगलेपन का परिणाम 8 फरवरी को उसी गांव में गए 100 से अधिक पुलिसकर्मियों के गंभीर रूप से घायल होने के रूप में दिखा। पुलिस पर पथराव हुआ, पेट्रोल बम फेंके गए, छुपे पुलिसकर्मियों को घर में जलाने के प्रयास हुए, थाना जला दिया गया, पुलिस और नगर निगम की गाड़ियां फूंक दी गई। उत्तरदायी कौन है? वो दंगाई जो केवल आग लगाना, पत्थर फेंकना ही जानते हैं, या वह सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था जो चंद वकीलों की रखैल बनकर अलग अलग समय पर यह चुनती है कि किस भीड़ को मानवीय दृष्टि से देखा जाए और किसे यह कहा जाए कि अतिक्रमण करने वाले न्याय का शरण नहीं ले सकते। यदि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष ही इन्हें अपने अपने राज्यों में वापस भेज दिया होता तो आज प्रशासन के लोग अपनी पसलियां तुड़वाकर व्हील चेयर पर पड़े ना होते। यह जो हुआ है वह होने दिया गया। देश की सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं को सुप्रीम कमांडर मान लिया, जो एक ही विषय पर 2 दिनों में 2 तरह के निर्णय देती। इस पूरे प्रकरण में क्या हार्वर्ड से पढ़े विद्वान जजों को यह नहीं दिखता कि पहाड़ों में डेमोग्राफी बदलने के षड्यंत्र हो रहे हैं? आखिर कहां से आए ये लोग, कैसे बस गए यहां पर? इस पर सरकार को नोटिस क्यों नहीं दिया गया कि सरकार इस प्रश्न का उत्तर दे? न्यायपालिका इस पूरे कांड में एक सहयोगी भूमिका में उपस्थित रही है। इन घायल पुलिसकर्मियों को चंद्रचूड़ के घर पर पहुंचकर पूछना चाहिए कि उनके साथ जो हुआ उसका उत्तरदायित्व वो लेंगे या नहीं। एक के बाद एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण को मेनस्ट्रीम किया है। तुम कब्जा करो, तुम अतिक्रमण करो, हम कलेक्टर को बोलेंगे कि इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से घर देना सुनिश्चित किया जाए। खोड़ी गांव के 1 लाख लोगों को कोविड के बीच में खाली कराने का आदेश इसी कोर्ट ने जून 2021 में दिया और ज्ञान भी दिया कि अतिक्रमण करने वाले न्याय और निष्पक्षता की बात ना करें। आखिर एक जज को यह समझने में इतनी समस्या कैसे हो सकती है कि जो हल्द्वानी में बसे हैं वो वहां पैदा नहीं हुए हैं, वो कहीं से आए हैं। यदि उनके पास घर नहीं भी है तो उन्हें उसी क्षेत्र में घर दिया जाए जहां से वो पलायन करके आए। क्या कहना कितना कठिन हो सकता है? अपनी जड़ों से कटे या अज्ञात कारणों से कॉम्प्रोमाइज जजों को सदैव ही सतह ही क्यों दिखती है कि ये लोग कहां जाएंगे? उनका दूसरा प्रश्न यह क्यों नहीं होता कि न तुम्हारी देह पहाड़ियों जैसी है, न रंग, न नाक, न कपड़े, न संस्कृति, तो तुम आखिर इस स्थान पर आए कहां से? कहां जाएंगे का प्रश्न भावुकता भरा है, पर कहां से आए यह प्रश्न तथ्यात्मक है। और आजकल सुप्रीम कोर्ट तथ्य त्याग कर हर तरह की बकलोली सुन लेता है। और ये भी सुनिए, ये जो वंदना सिंह जी का स्टेटमेंट है। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया। तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियोस में भी वीडियो फुटेज में। और यह इतना भयावह है, भयावह इसलिए है क्योंकि हम और आप कहीं ना कहीं यह भूल जाते हैं कि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उसको फॉलो करने के लिए कितने लोग उत्साहित हैं। या फिर एक तरफ दूसरी व्यवस्था है जहां पर लोग हाईकोर्ट के निर्णय के बाद उसके बाद फिर नोटिस दिया जाता है, सबके बाद भी ये क्लेम करते हैं कि नहीं हमारे साथ जो है वो गलत हो रहा है और यहाँ पे अवैध मदरसा नहीं था, हमें दिखाया नहीं उन्होंने लिखित में कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे ये अवैध है। अगर मान लेते हैं कि आपको दिखाया नहीं गया तो क्या आप पत्थरबाजी करोगे? पहले से आप स्टोर करके रखोगे
कि ज्यों ही पुलिस प्रशासन या जो भी नगर निगम की गाड़ियां हैं, उनके लोग हैं, आएंगे और फिर हम जो है अटैक करेंगे। इसमें दोस्तों लगभग 100 से अधिक कॉप्स जो है इंजर्ड हुए हैं। 100 से अधिक। आप सोचिए एक बार को, कुछ स्क्रीन पे आपके मैं फोटोग्राफ्स लगा रहा हूँ, ये देखिए आप कि पुलिस प्रशासन जब अवैध जगह को मुक्त कराने के लिए गई तो किस तरह से लगातार स्टेप बाय स्टेप इस तरह के काम हुए हैं। और इन तस्वीरों को मैं इसलिए भी दिखाना चाह रहा हूं ताकि आप लोग इस बात को समझ सकें कि आज के समय में एक तरफा नैरेटिव जो होता है कि कुछ जो एक्चुअल दंगाई जो सड़कों पे उतरे हुए हैं, उन दंगाइयों को बचाने के लिए कलम के दंगाई ट्वीट लिख करके और वायर में, स्क्रॉल में, ये सब में आर्टिकल लिख करके उनको शील्ड करते रहे। और कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा आपको, कि कहीं ना कहीं इस सब का उत्तरदायित्व सुप्रीम कोर्ट को भी लेना पड़ेगा। आज की ये कोई कहानी नहीं है, ये कहानी एक जगह की नहीं है, ये कहानी बनभूलपुरा की अकेले की नहीं है। ये एक पैटर्न है, पूरे राष्ट्र में एक पैटर्न है। और यदि इस पर चर्चा नहीं हुई, यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरह से दबाव नहीं बनाया गया, जो कि मुझे लगता है कि संवैधानिक भी है और वैध भी है। आप सोचिए कि एक तो हमारी पुलिसिंग सिस्टम कितनी लाचार है। लाचार इसलिए है क्योंकि लचड़ व्यवस्था है। आप बाइक का हेलमेट देते उनको राइट गियर की जगह, वही बेत का आगे में ढाल लेकर के वो चलते रहते हैं। कोई प्रोटेक्शन नहीं, इधर से बचाओगे सर के ऊपर वो ढाल लेंगे तो उन्हें जो है देह पे लगेगा, पेट्रोल बम फेंका जाता है। राइट गियर का मतलब मुझे लगता है कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और दुर्भाग्य देखिए, डीएम की बाइट, फिर से मैं मतलब दूसरी बाइट उनकी सुनवा रहा हूं, इस स्टेटमेंट का भी दुर्भाग्य आप देखिएगा कि ये लोग बाद में रोग आ रहे हैं, इनको पता था कि प्लानिंग है और उसके बाद भी ये सब हुआ, तो फिर आप कर क्या रहे थे? कुछ जगह से ये सूचना आई कि जो रिवॉल्वर होते हैं या वैध या अवैध है, वो सब जांच का विषय है। जो भी असलहे हैं, जो भी आर्म्स हैं, उनके माध्यम से कुछ फायरिंग स्टार्ट करी गई थाने पर डायरेक्टली, थाने में अंदर जो टीमें थी उन पर डायरेक्टली। उसके बाद जो है फोर्स इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए, कर्फ्यू इम्पोज करा गया, फायर ओपन करने के आदेश दिए गए। कमर के नीचे फायर ओपन करने का हमारे स्थानीय मजिस्ट्रेट ने वहां ऑर्डर किया। इस स्थिति को देखते हुए, हमारी टीमों की सुरक्षा को देखते हुए, टीम की सुरक्षा को देखते हुए, और आपको पता था कि ये होगा, और यदि आपको नहीं पता था तो आपको उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। बनभूलपुरा की ये हिस्ट्री रही है। और जो बात मैं या आप में से कई लोग एनालाइज कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं उसका, चीज़ों को देख करके, वो बात प्रशासन का जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट पे होता है ज़िले में, उसको पता ना हो, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को नहीं पता हो, यह असंभव है। तो एग्जैक्टली यही पॉइंट है, प्रशासन क्या कर रहा था। ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन को भनक ही नहीं है, और डीएम खुद कहती हैं कि उन्हें भी आइडिया था। और जहाँ तक बात है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह के पक्षपातपूर्ण और ऐसे जो गलत डिसीजंस हैं वो काफ़ी टाइम से लेता आ रहा है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? ये वो सरकार है जिसको ब्लेम किया जाता है कि ये हिंदूवादी सरकार है। ये सब होने के बाद सीएम धामी ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन पॉइंट यही है कि सुप्रीम कोर्ट को अब क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, अब क्या हो रहा है। और इससे हमें आगे कम से कम इससे सीखना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए जब इस टाइप के स्टूपिड डिसीजंस आते हैं। आप सोचिए कि 15 साल के भीतर 40% पॉपुलेशन हो जाती है उत्तराखंड में, जहां इनकी पॉपुलेशन 1% भी नहीं थी।
केवल 15 साल, और इन्होंने क्या स्ट्रेटेजिक माइग्रेशन किया है। और इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में ये जो गेटोइजेशन करते हैं, गेटो बना के रहते हैं, एक आदमी आएगा पहले, फिर पूरा का पूरा इलाका इनका हो जाएगा। और फिर ऐसा यूके में भी कई सारे जोन इन्होंने बनाए हुए हैं, विच इज़ अ शरिया जोन। तो पहले कुछ लोग आएंगे, फिर पूरा एरिया इनका हो जाएगा, और उसके बाद वही सब उपद्रव इनका शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो अभी कुछ दिन पहले बीजेपी ने फिर से नीतीश कुमार को एनडीए में ले लिया। बहुत बुरा लगा था, ये मतलब पागलपन लगा था, मुझे बहुत गुस्सा आया था कि ये क्या बेवकूफ़ी करते हैं ये लोग। 9वीं बार नीतीश कुमार पलट रहा है और वापस मुख्यमंत्री बन रहा है, और बीजेपी फिर से उनको ले लेती है, वो भी अमित शाह के इस तरह दहाड़ के बोलने के बाद कि हम इनको वापस नहीं लेंगे, इनके साथ फिर नहीं जाएंगे। गुस्सा आया था बहुत। पर जब इस तरह की चीज़ें होती हैं और हमें दिखता है कि बीजेपी को चाहिए और संख्या बल चाहिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही, ताकि वो कड़े डिसीजन ले सके, तो कहीं ना कहीं इस तरह की पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं बीजेपी की, वो फिर भी थोड़ी जस्टिफाई हो जाती हैं। अब बस 2024 में आने के बाद बीजेपी के ऊपर दारोमदार काफ़ी बढ़ गया है। अब इन्हें जम के डिलीवर करना पड़ेगा। इस तरह के जो डेमोग्राफी चेंज हो रहे हैं, ऐसी अराजक जो घटनाएं हो रही हैं, उन पर कड़ा प्रहार इन्हें करना पड़ेगा। कुछ ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे जो कि पीएम मोदी ने कहा भी कि वो दूरगामी परिणाम देने वाले कुछ कड़े काम करने जा रहे हैं 2024 में आने के बाद। तो देखते हैं क्या करती है ये सरकार आगे। अच्छा, और एक बात, किसान आंदोलन फिर से रिवाइव हो रहा है। ये हर बार चुनाव के पहले ही इन लोगों को किसान आंदोलन याद आ जाता है, और देख लेना किसान आंदोलन में फिर से भीड़ वही निकलेगी, यही रेगिस्तानी असभ्यता। देखते हैं इस बार उसका दमन कैसे किया जाता है, कितनी दृढ़ता से उसको खत्म किया जाता है। जय श्री राम, वंदे मातरम।